राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव खिड़वार एजीएम यूटी कैडर 1994 को नगर निगम दिल्ली एमसीडी का नया आयुक्त नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने इस नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। ये पत्र नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक से जारी किया गया है और इसे उपराज्यपाल दिल्ली के सचिव को संबोधित किया गया। अधिसूचना पर गृह मंत्रालय में निदेशक यूटीएस अनिश मुरलीधरन के हस्ताक्षर हैं। बता दें कि संजीव खिड़वार ने वर्ष 2009 और 2014 के बीच केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया, जिसके बाद वे कुछ समय दिल्ली में रहे और 2022 में उन्हें लद्दाख और उनकी पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश में तबादला कर दिया था। इसी माह खिड़वार दिल्ली की नियुक्ति पर वापस आए हैं और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीलिंग की कार्रवाई कितनी सही कितनी गलत? जब कार्रवाई होती है तो पूरी होती है या अधूरी होती है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो कीर्ति नगर मार्बल मार्केट के व्यापारी पूछ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में मार्बल की अवैध घिसाई कटाई का मुद्दा गर्म हुआ, सवाल विधानसभा तक पहुंचा। अवैध मार्बल घिसाई कटाई को लेकर मामले में कार्रवाई की मांग मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना द्वारा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से की गई। हरीश खुराना जी, शुरू करिए। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में जोहार कैंप और चुनाभट्टी के अंदर चल रहे अवैध मार्बल कटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से जोहार कैंप और चुनाभट्टी की सेवा बस्ती के अंदर अवैध रूप से मार्बल कटिंग का धंधा चल रहा है और जिसकी वजह से वहां पर गंभीर पर्यावरण के दृष्टि से बहुत तीखे कहते हैं ना कि रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चों को, महिलाओं को उनकी वजह से कण कण उनके सांसों में जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी को कि तुरंत से तुरंत वहां पे कार्रवाई की जाए और जो बिल्डिंगें वहां चल रही हैं, जो घर वहां पे अवैध रूप से मार्बल कटिंग के रूप में वहां चल रहे हैं, उनको सील भी किया जाए और जिनके सिलेक्शन में चल रहे हैं उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक्शन तुरंत होना चाहिए ताकि पर्यावरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस क्षेत्र के अंदर वो दूर हो सके। धन्यवाद। उससे पूर्व ग्रैप 4 के दौरान पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन को लेकर 7 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। आप जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई उसके चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों पर कोई असर पड़ा है? राष्ट्र सर्वप्रथम टीम द्वारा जब इस संबंध में कीर्ति नगर मार्बल मार्केट में सर्वे करवाया गया तो सच्चाई कुछ और ही दिखी। सड़क पर न केवल अवैध घिसाई कटाई चल रही है, कुछ छुपकर चल रही है, कुछ सामने चल रही है। 7 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई, 35 अभी भी ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं और खुलेआम चल रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। ये तब है जब दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। कुछ समय पहले दिल्ली में ग्रैप 4 लागू था। उस समय सरकार को सोचना पड़ा था कि बच्चों के भविष्य की चिंता की जाए, स्कूल खोले जाएं या स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें बंद किया जाए। इसका कारण था केवल और केवल दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और हवा की गिरती गुणवत्ता। लेकिन हम अब जो देख सकते हैं वो ये है कि ग्रैप 3 के बीच भी खुला पॉल्यूशन हो रहा है। ये बड़ा सवाल है कि इस अवैध घिसाई कटाई पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली नगर निगम की, क्षेत्रीय प्रशासन की, सीएक्यूएम की, पर्यावरण विभाग की? आखिर कौन है जो इस मार्केट के व्यापारियों, आने वाले ग्राहकों, काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेगा? ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मार्बल की अवैध घिसाई से, सूखी घिसाई से, कटाई से सिलिकोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जिसका आज के समय में कोई इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी ये अवैध घिसाई कटाई करने वाले लेंगे या इसका दोष भी सरकार पर जाएगा। जब आज ग्राहक और आम जनता की जान खतरे में है
मजदूर ही नहीं, व्यापारियों का स्वास्थ्य खतरे में है। तो इन 35 दुकानों पर जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अगर कार्रवाई हो तो पूरी हो, जनता की सुरक्षा न अधूरी हो। उत्तराखंड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रतिष्ठित गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी संस्करण के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इसे औपचारिक रूप से जारी किया। यह कार्यक्रम गीता भवन, स्वर्गाश्रम स्थित स्थल पर दोपहर बाद आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, विद्वान और जनता की उपस्थिति भी रही। कल्याण पत्रिका 100 वर्षों से भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्य तथा नैतिक विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और आज इसके शताब्दी संस्करण के प्रकाशन का कार्यक्रम इसी परंपरा का उत्सव है। अमित शाह ने अपने संबोधन में गीता प्रेस की ऐतिहासिक भूमिका और उस परंपरा की सराहना की, जिसने देश भर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचारों को सशक्त किया है। सबसे पहले तो मैं गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। और प्रभु की दया देखिए, ये दो महापुरुषों का जीवन का तप देखिए। मुनाफे के लिए न चलने वाला प्रेस आज भी मंच पर और नीचे बहुत सारे गीता प्रेस के विश्वस्त बैठे हैं। मैंने कई बार कहा है कि कुछ भी काम हो में बताइएगा। आज तक कोई फोन ना सरकार को आया है, ना किसी की सहायता का है। अपने आप में स्वावलंबी तरीके से सद साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने करा है। सेठ जी जयदयाल जी, भाई जी हनुमान प्रसाद जी से लेकर यहां तक के सभी ट्रस्टियों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने
हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है, जब अंग्रेज थे तब भी और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। कल्याण एक प्रकार से एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत प्रयास का नाम है कल्याण पत्रिका। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत सारण और आसपास के जिलों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये यात्रा राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा, जनता से सीधे संपर्क और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रही है। मुख्यमंत्री ने सारण के छपरा में 45 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और पुरानी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी लागत करोड़ों में है। इसमें सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि जैसे क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेंगी। उद्घाटन शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद किया और अपने दिल की बात रखी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोगों के शुरू कहाँ से हुआ था। हम लोगों की सरकार बनी थी शुरू से ही, आपको सब मालूम ही है। 24 नवंबर 2005 को पहली बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी हम लोगों की, और तब से राज्य में कानून का राज है। 4 राउंड हुआ, ये 5वां राउंड चल रहा है। हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब से हम लोग आए थे 24 नवंबर 2005 से, अब उसके पहले वाली स्थिति अच्छी नहीं थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। हम लोगों की सरकार बनने के पहले की जो सरकार थी, उन लोगों का यही हाल था। कितना बुरा हाल किए थे लोग, कोई काम नहीं कर रहे थे, सब कुछ बुरा हाल था। और उसके बाद शुरू से ही बिहार का विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और हम लोगों की तरफ से कितना ज्यादा काम किया गया, मुस्लिम के लोगों का भी। तो जो शुरू हुआ था पहले बहुत मुश्किल था। उन लोगों को जो कुछ भी, जो भी कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अब उसके लिए लोग अंतिम संस्कार के जो डेथ होता था उसको करते थे, बड़ा दिक्कत था उन लोगों को। तो फिर जैसे ही हम लोग आए थे तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब कुछ हुआ। ये सब काम तो है ही, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने शुरू से कराया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब तरह का काम हुआ। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते हैं वर्ष 2023 में से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। इसके बाद फिर स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले बहुत खराब था। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब पहले क्या था, मात्र 39 मरीज ही रहते थे। और उसमें कोई जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये हमको बहुत खराब लगा था
तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो पहले से ही हम लोगों ने सड़क और पुल पुल जैसे ही हम लोग आए उसमें कराए, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में 2016 में हुआ। अब यही नहीं, उसके बाद भी और कराया जा रहा और उसको करते हुए अब हो गया है लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया है। तो हर प्रकार से सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, सब काम से किया गया है। हर घर बिजली पहुंचा दी गई, हर घर बिजली पहुंचा दी गई और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी उन लोगों के द्वारा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली, अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया, पहले थोड़ा सा लगता था उनको बहुत सस्ती दर पर, बहुत बाद में भी जो हम लोग लगा रहे थे, बहुत मामूली पैसा बहुत हम लोग लगवाए थे, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसमें नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और इसके अलावे आप लोगों को बता देते हैं, मुफ्त में तो बिजली हुई है ही सबका। अब बिजली में कोई किसी को दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लगेगा, सबको मुफ्त में कर दिया है हमने। और उसके अलावे एक काम और कर रहे हैं सरकार की तरफ से, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप लोगों को कह रहे हैं, सब लोगों को एक तो मुफ्त में दे ही दिया है बिजली, और उसके अलावा सबके घर में सरकार की तरफ से ही एक चीज बना देंगे, तो उसका फायदा आपको बहुत होगा। तो एक एक काम हम लोग ये सब काम करवा रहे हैं, जरा सोच लीजिए। 3 दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज राजधानी लखनऊ में समापन के साथ बड़े संदेशों के साथ खत्म हुआ। ये सम्मेलन विधायी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समापन सत्र में जोर दिया कि मजबूत विधायिका ही जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत आम आदमी की आवाज को विधायी मंच तक पहुंचाने में निहित है और सहमति तथा असहमति के संतुलन से लोकतंत्र और मजबूत होता है। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, इस संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह
हम लोगों को देखने को मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब, आपसे मुझसे एक बार और संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं जरूर इस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर जो भी कार्य योजना बनेगी, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। उसको आगे बढ़ाने में हम पूरा उसका सम्मान भी करेंगे और उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ का भव्य लोकार्पण कार्य संपन्न हुआ। ये शोधपीठ महान संत, समाज सुधारक और सांस्कृतिक चिंतक श्रीमंत शंकरदेव के जीवन, विचारों, दर्शन और साहित्य को समर्पित है और इसे राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शंकरदेव का योगदान सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी लेखनी और भक्ति के माध्यम से सांस्कृतिक समरसता का प्रभाव आज पूरे देश में महसूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि शोधपीठ के जरिए संत की विरासत को आधुनिक शोध, शिक्षा और सामाजिक अध्ययन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आज श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ के लोकार्पण समारोह में सभी प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ के लोकार्पण समारोह में सब लोग उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश में शोधपीठ का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी लोगों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एक महान संत, साहित्यकार, समाज सुधारक और कलाकार श्रीमंत शंकरदेव जी के जीवन और उनके योगदान पर अध्ययन और शोध के लिए शोधपीठ की स्थापना की है। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य शंकरदेव जी का कार्य क्षेत्र भले ही असम था, लेकिन उनके द्वारा सामाजिक जागरण का जो कार्य किया गया उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा। श्रीमंत शंकरदेव जी द्वारा रचित साहित्य, नाटक, भजन,
में भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। हमारा देश अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। इसके पीछे श्री शंकर देव जी जैसे भारत माता के सपूत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की संस्कृति को समर्पित किया है। पूज्य शंकर देव जी ने महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पुराणों का अनुवाद किया। उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को नई पीढ़ी को बताना आवश्यक होगा। वर्तमान और नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के योगदान को बताकर हम एक सक्षम और समृद्ध भारत बना सकते हैं। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार होता है। मुझे लगता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थापित यह शोधपीठ इस कार्य को बहुत ही अच्छे से करेगी। साहित्यिक और धार्मिक कार्यों में तो शंकर देव जी अग्रणी थे ही। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कला के क्षेत्र में भी अनेक महान कार्य किए। भारत में अनेक भाषाएं, वेशभूषा, जीवन शैली है, लेकिन इसके बाद भी हर भारतीय को यदि कोई चीज जोड़कर रखती है तो हमारे भीतर की देशभक्ति, भारत माता के प्रति देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर ही श्रीमंत शंकर देव जी धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में ऐसे कार्य किए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रचनात्मक कांग्रेस पहल के तहत मनरेगा बदलाव के विरोध में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्तर पर मनरेगा बदलाव से जनता खुश नहीं है। ऐसे में अपनी एकजुटता दिखाने और संघर्ष को सामने लाने के लिए कल 20-25 राज्यों से कार्यकर्ता एकत्र हो रहे हैं, जो न केवल अपनी कहानी सामने रखेंगे बल्कि मनरेगा स्थलों की मिट्टी भी साथ लेकर आएंगे। और क्या घोषणा की कांग्रेस नेता ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। आपने देखा होगा पिछले करीबन 15-20 दिन से जब से मनरेगा का कार्यक्रम बदला और एक नए एक्ट को भारतीय जनता पार्टी लाई, हर कदम पर, हर स्तर पर क्यों इस नए एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात का हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, यहाँ तक कि इस समय पंचायत स्तर पर अभियान चल रहा है मनरेगा के कार्यकर्ताओं के बीच में और लोगों के साथ। और इस बात पे कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर इस पर एक काम कर रही है। कोविड के समय एक तरीके से माने तो एक संजीवनी बनकर ये पूरा कार्यक्रम जो है, इसने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को बचाया। उसकी सार्थकता तो पिछले समय में अपने आप ही साबित हो गई थी, लेकिन लोगों के अंदर में, खासकर गरीबों के अंदर में, या खेतीहर मजदूर है, ये एक बहुत बड़ी इसने अपनी एक जगह बना ली थी। और शायद कांग्रेस में रह के बहुत से लोग जो जमीन पर काम करते हैं उन्होंने तो उसको देखा था। हम लोगों को भी यकायक ये लगा कि जो बदलाव किया है ये केवल एक राजनीतिक रूप में या देश के कल्याण के लिए या लोगों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए बनाए हुए कानून की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। ये लोगों के अंदर में एक चाह हुई थी इस कार्यक्रम की। उन्हें लगा था एक अधिकार के रूप में उन्हें जो मिला है, वर्तमान सरकार ये उनसे छीन रही है। तो तमाम ये जो ऐसी संगठन और संस्थाएं हैं जो इनके साथ काम कर रही थी, उनसे हम लोगों ने संवाद भी किया। संवाद राजनीतिक नहीं था, संवाद था कि नहीं, लोगों के अधिकारों को वापस उनके पास देना है। और इसको मद्देनजर रखते हुए कल हम लोगों ने एक 3-4 घंटे का जवाहर भवन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में कार्यक्रम रखा है। इसमें देश के दीगर कोनों से बहुत से मनरेगा के वर्कर्स हैं जो आ रहे हैं। करीबन 300-400 के करीब लोग स्वतः अपने आप चाहते थे कि आकर मिलें, एक दूसरे से बात करें और खुद वो अपने संघर्ष की रणनीति आगे के लिए तय करें। तो उनके साथ रचनात्मक कांग्रेस जो एक नया एक मंच ही कहेंगे, मैं उसको कुछ और नई नाम दूंगा। हम लोगों ने ये सोचा कि एक इसको बड़ा कार्यक्रम करें, तमाम पूरे देश भर से लोग जो इसमें संघर्षरत हैं उन्हें बुलाएं, एक साझा चर्चा करें और आगे के लिए भी एक रणनीति बनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।